नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनविंसिबल स्टूडेंट्स में। तो जो हरियाणा ग्रुप डी के लिए हरियाणा जी की जो सीरीज शुरू की है, तो उसका आज हमारा चौथा लेक्चर है तथा जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास है उसके लिए आज की जो ये पार्ट 2 एक पार्ट कल आया था हरियाणा इतिहास को लेकर, और उसकी आज दूसरी जो वीडियो है। कल हमने देखा था कि जो हम हिस्ट्री है तो उसको क्या किस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे क्या क्या सोर्स है जिनके माध्यम से हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत थे, जो विभिन्न विद्वानों थे उनके द्वारा अलग अलग रचनाएं की गई थी, जैसे अष्टाध्यायी की पाणिनि है, बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित रचित है, और इसी प्रकार बहुत सारे विद्वानों द्वारा विभिन्न जो राजाओं के दरबारों में रहते थे उनके द्वारा अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं। और पुरातात्विक स्रोत थे, जैसे सिक्के मिले, मुद्राएं मिली, मूर्तियां मिली, उनके माध्यम से इतिहास को समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं जो पाषाण काल है, जो हिस्ट्री की सीक्वेंस है वो सही मायने में यहां से शुरू होती है कि जो पाषाण काल है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो है पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। जो पाषाण काल का जो मतलब होता है कि पाषाण अर्थात इस जो काल में जो वस्तुएं बनी थी, जो पाषाण काल की वस्तुएं थी वो सब पत्थर से निर्मित थी, इसलिए इसको बोलते हैं पहले पाषाण युग आया, फिर ताम्र युग अर्थात जो तांबा है उसका यूज किया जाने लगा, उसके बाद अन्य इसी प्रकार चलते गए। तो प्राग ऐतिहासिक काल, तो मैंने कल भी बताया था जो प्राग ऐतिहासिक काल उसका मतलब है कि इसके समय की हमारे पास कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, हमारे पास अन्य कुछ स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इसको समझते हैं। भारत में पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के विषय में शोध लगभग 150 वर्ष पुराना है। रॉबर्ट ब्रूस ने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1813 में भारत के तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान पर पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो लगभग 150 वर्ष पहले इस पर शोध चला था। रॉबर्ट ब्रूस नामक व्यक्ति थे जिन्होंने तमिलनाडु है वहां पर औजार खोजे थे पूरा पाषाण काल के। तो हरियाणा से प्राप्त पूरा पाषाण काल के औजारों में परतर, खुरचने, क्रोड़, कुल्हाड़े एवं गंडासे प्रमुख है। और जो ये सब वस्तुएं है ना, तो ये पत्थर से बनाई गई थी और पत्थरों के औजारों के कारण ही यह पाषाण काल कहलाता है। हरियाणा से प्राप्त मध्य पाषाण काल के औजार खुरचने, गंडासे, बेधक, सुआ, कुल्हाड़े हैं। और जो जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो ये काल है, इनके औजार तो लगभग यही औजार है जो पूरा पाषाण काल के गंडासे, कुल्हाड़े और सब पत्थरों से निर्मित थे। अब जाते हैं मध्य पाषाण काल पर। जो पाषाण काल है उसके 3 पार्टों में है, तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो मध्य पाषाण काल के युग में मानव ने औजारों का लघु रूप कर दिया। तो यहाँ स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो लघु आकार है। जो मध्य का जो पाषाण काल था उसमें जो उनके औजार थे उनका जो स्वरूप हो गया था वो लघु हो गया था, जिन्हें लघु अशम, इन औजारों को लघु अशम कहा जाता था। हरियाणा से प्राप्त मध्य पाषाण युग के औजार गंडासे, खुरचने, बेदक, तक्षणी, तो लगभग औजार तो वही थे, परंतु जो उनका स्वरूप था ना वो उनसे पहले जो पूरा पाषाण काल के औजारों की अपेक्षा छोटा हो गया था। अब आते हैं नव पाषाण काल पर। तो जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में जो मध्य पाषाण काल है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है। जो नव पाषाण काल में हरियाणा में शिवालिक की निचली श्रेणियों, जो हिमालय पर्वत का एक भाग है शिवालिक की श्रेणियों में पिंजौर काल का, यानी जो पंचकुला के क्षेत्र में कई स्थानों से जो नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो यह प्रश्न तो लगभग बहुत ज्यादा बार पूछ लिया गया है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक। तो अब एक सीसवाल सभ्यता। तो जो हरियाणा हम जीके पढ़ रहे हैं उसमें सीसवाल सभ्यता का वर्णन मिलता है। तो जो इसका संबंध है मुख्यतः वो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से है, सीसवाल सभ्यता का संबंध। तो इसके बारे में जानते हैं। जो डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में सीसवाल गांव की खुदाई की गई तथा वर्ष 1938 में सीसवाल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। तो इसकी जो खुदाई किसने की थी? सूरजभान ने। तो यह जो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है सूरजभान, जिसके द्वारा सीसवाल सभ्यता की खुदाई कराई गई थी। सीसवाल संस्कृति से संबंधित स्थल निम्नलिखित है। हिसार में सीसवाल,
सलीमगढ़, शाहपुर, पाटन, सातरोड, खुदे, अलीपुर खरड़, सिसाए, दाता, पाली और राखीगढ़। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल वो जो सीसवाल और राखीगढ़, जो दोनों कहां पर है, हमारे हिसार में है। और जो राखीगढ़ है वो सीसवाल के साथ साथ सिंधु सभ्यता का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो जो ये पाषाण कालीन सभ्यता थी, ये प्राग ऐतिहासिक थी, यानी उनका कोई लिखित विवरण नहीं था। परंतु जो उसके बाद की सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इनको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, अर्थात इनकी जो सामग्री है लिखित वो हमारे पास उपलब्ध है, परंतु हम उनको पढ़ने में सक्षम नहीं है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर उसे इंडियन ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो यह बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके जो सबसे पहले स्थल पाए गए थे वो वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें स्थित है। और हरियाणा के या भारत के परिदृश्य में देखें तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के घाट में स्थित बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। तो जो ये सभ्यताएं हैं, ये लगभग जो इनका मुख्य स्थान है वो हिसार है। जो फतेहाबाद है वो भी हिसार से ही निकालकर बनाया गया था। तो फतेहाबाद के बनवाली में 1973-74 में आर.एस. बिष्ट ने की खोज की थी। यहां से विचित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई, जिसका धड़ का सिंह है, सींग बैल की तरह है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का एक खिलौना, सड़कों की बैलगाड़ी, पहियों के निशान, जौ के साक्ष्य, मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियां, अग्नि वेदियों के साक्ष्य यहां से मिले हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइड में जो नाम है बनवाली, कहां पर है वर्तमान, जो एसएससी है इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा के किस जिले में है। तो हिसार और फतेहाबाद कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन दे सकते हैं, तो इसका सही आंसर है फतेहाबाद में। राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र, यानी केवल हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र है उनको उनके बारे में जानते हैं। राखीगढ़, देखिए राखीगढ़ है जो सीसवाल सभ्यता का भी केंद्र था, परंतु यह जो मुख्यतः है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। पूरा स्थल हिसार जिले के नारनौंद खंड में, यह हिसार के ऋग्वैदिक दृष्टद्विती नदी के दाएं तट पर नारनौंद खंड में स्थित है। तो किस नदी के तट पर है, दृष्टद्विती। यहां से प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता को भी विद्वानों ने प्रारंभिक और परिपक्व सभ्यता में बांट दिया है। यह सीसवाल सभ्यता का भी केंद्र रहा है। तो राखीगढ़ है जो दोनों का केंद्र रहा है, सीसवाल सभ्यता का भी और सिंधु घाटी सभ्यता का भी। और जो सीटी मेंस हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि जो सबसे बड़ा हरियाणा का जो संग्रहालय है पुरातत्व वो कौन सा है, तो वो राखीगढ़ है। अब आते हैं बनवाली। बनवाली भी हिसार में ही है और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। बनवाली फतेहाबाद जिले में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इस स्थल की विधिवत खुदाई 1974 में हुई थी, जो मैंने बताया कि आर.एस. बिष्ट द्वारा खुदाई कराई गई थी। और यह कहां पर है, फतेहाबाद जिले में। मिथातल है भिवानी जिले में स्थित मिथातल ग्राम की खुदाई भी डॉक्टर सूरजभान के निरीक्षण में 1967-68 में की गई। यहां गुप्तों और कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए, यानी यहां गुप्तकालीन और कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए मिथातल में। अब है भिंड डाणा। यह पुरातन जो स्थल है यह फतेहाबाद जिले में स्थित है और सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कब कराया गया, 2003-4 में। भगवानपुरा, यह इंपॉर्टेंट है भगवानपुरा। यह इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है कि जो भगवानपुरा है वो कहां पर स्थित है, तो वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। और उत्तर हड़प्पा संस्कृति का जो केंद्र रहा है, चित्रित धूसर मृदभांड के यहां से साक्ष्य मिले हैं। या पेंटेड ग्रे वेयर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भगवानपुरा से मिले हैं, जो कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। और इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में एक और सिंधु घाटी जो सभ्यता का स्थल है वो है दौलतपुर। अब जो इंटर नामक विद्वान का मत है कि सिंधु लोगों की जो लिपि थी वो चित्र प्रधान थी। इसे चित्र प्रधान या बोलते हैं भाव चित्रात्मक शैली, यानी इन्होंने चित्रों के माध्यम से चीजों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इसमें लगभग 1400 वर्ण है। यह वर्ण चित्रों को मिलाकर उनके यहां लेख लिखे जाते थे।
परंतु कोई भी इनको पढ़ने में अभी तक सक्षम नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको प्राग ऐतिहासिक जो स्थल है उनके रूप में जानते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो वो एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था के स्थलों में 6 शहरों को बड़े नगरों की संख्या दी गई है, जिनमें मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है वो है मुर्दों का किला, और है दूसरा इसके जो प्रमुख केंद्र है हड़प्पा। हड़प्पा के नाम पर तो इस सभ्यता का नाम रखा गया कि हड़प्पा सभ्यता। और है गणवीरवाला, धोलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगन। जो धोलावीरा है वो उसकी लोकेशन कहां पर है, वो गुजरात में है धोलावीरा। राखीगढ़ हरियाणा के हिसार में है। कालीबंगन है जो वो राजस्थान में है। और जो हाल से जुटे साक्ष्य है वो भी कालीबंगन राजस्थान से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख स्थल है इसका लोथल, जो एक गोदीवाड़ा या बंदरगाह था उस समय का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो उस समय की कुछ अन्य सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता हो गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और यहां पर कोई मंदिर होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु एक बड़ा स्नान घर मिला है, परंतु कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि कोई मंदिर थे या नहीं थे। अब आती है एक और संस्कृति, हाकड़ा संस्कृति। तो इसका संबंध हरियाणा से ही है और हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व इसका समय माना जाता है। और यह मुख्यतः कृषि के समुदाय से संबंधित थी। हाकड़ा संस्कृति को कृषि संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और यह किस नदी के किनारे थी, हाकड़ा या घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में मिलने के कारण इसे हाकड़ा संस्कृति कहते थे। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य कुणाल से प्राप्त हुए। कुणाल कहां पर है, कुणाल है जो वो फतेहाबाद में स्थित है। अगर ऐसा क्वेश्चन टाइप कर दिया जाए कि जो हाकड़ा संस्कृति का स्थल कुणाल हरियाणा में कहां स्थित है, तो वो घग्गर, तो वो फतेहाबाद में स्थित है। और किस नदी से मिलती थी यह संस्कृति, घग्गर नदी से इसकी सीमा लगती थी। अब आते हैं ऐतिहासिक काल पर। जिस काल का लिखित विवरण पढ़ा जा सकता है, ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं कि जो लिखित विवरण है उसका पढ़ा जा सकता है। जैसे मौर्य कालित लिखित विवरण को 1937 में पढ़ लिया गया था। तो अब बताइए कि जो 1937 में किसके द्वारा जो अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा गया था, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए। उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल से प्राप्त पूरा अवशेषों से हरियाणा के विषय में जानकारी मिलती है। बात है हमारा वैदिक काल पर। हमारा पाषाण काल खत्म हो, उसके बाद हमारी कुछ सभ्यताएं आई जैसे सीसवाल, सिंधु, हाकड़ा। अब आते हैं ऋग्वैदिक काल पर। ऋग्वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर, एक तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का समय था वो था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। देखिए जो टाइम था मैंने कल भी बताया था कि ये उल्टा चलता है, यानी 1500, 1400, 1300, 1200, 1100 उसके बाद 1000। तो इसका जो समय है वो निर्धारण किया गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो जो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें जो सुदास एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं पुरु वंश के, और 10 राजाओं के मध्य एक युद्ध हुआ है पुरुषणी नदी के तट पर, जिसमें जिसे 10 राज युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। जो पुरुवंशीय सुदास राजा था तो उसकी इसमें विजय हुई। किस नदी के किनारे हुआ, परुषणी। जो परुषणी नदी है उसका वर्तमान जो नाम है वो है रावी नदी। तो रावी नदी को ही परुषणी नदी कहा जाता था, जिसके किनारे सुदास व 10 अन्य राजाओं के बीच 10 राजयुद्ध हुआ था, जिसमें सुदास ने विजय प्राप्त की थी। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल पर। जो उत्तर वैदिक काल है, कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की। ठीक है, तो इस वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजा कुरु ने पांचालों को परास्त करने के बाद सरस्वती अक्षेत्र पर अधिकार किया तथा इसे कुरु जंगल। तो मैंने जब कल जो हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ कि वर्तमान समय में जो हरियाणा जिसे लिए हम प्रयोग कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, तो प्राचीन काल में एक समय उसको कुरु जंगल के नाम से जाना जाता था, जब वहां पर राजा कुरु ने अपना आधिपत्य किया था। उसके बाद उसने उस क्षेत्र को हरा भरा कर दिया, जिसके कारण उसको
हरियाला के नाम से भी जाना जाने लगा, या बहुधान्यक के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में कुरु जंगल ही कुरुक्षेत्र है। जो उस समय का कुरु जंगल जो मुख्य क्षेत्र था वो था कुरुक अक्षेत्र। और जो वैदिक काल है वह काल है जिसमें आर्य लोग भारत में आए थे तथा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उसके बाद जो है वो आता है महाजनपद काल। जो हरियाणा की हिस्ट्री है ना, ये बिल्कुल इंडियन हिस्ट्री से मैच खाती है और उसी सीक्वेंस में चल रही है कि भारत में भी जो ये चल रहे हैं ना कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या पाषाण काल, उसके बाद सभ्यताएं, फिर उसके बाद ऋग्वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल। तो ये उसी के अकॉर्डिंग चल रही है जैसा कि इंडियन हिस्ट्री में है। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों की स्थापना हुई, यानी सभा और समिति, यानी एक राज्य का स्वरूप मिलने लगा। जो कबीले थे उनका विस्तार होने लगा। कबीलाई राज्यों के स्थान पर राज्यों की स्थापना होने लगी। उनका विकास 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, यानी 6ठी जो सदी ईस्वी पूर्व था, तो उस समय जो विभिन्न जो जनपद हैं उनका उदय होना शुरू हो गया। जो छोटे छोटे कबीले थे अब उनका विस्तार इतना अधिक हो गया था कि वो एक राज्य का रूप लेने लगे थे। एक बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय। तो यहां से यह प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि अगुंतर निकाय जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है, वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। तो इसमें क्या बताया गया है कि भारत में उसमें 16 जनपदों का उल्लेख है कि भारत में 16 जनपद है, जिसमें से कुछ कुरु महाजनपद हरियाणा में, कुछ क्षेत्र कुरु महाजनपद और पंचाल। एक प्रश्न आता है कि निम्न महाजनपदों में से हरियाणा का संबंध किससे है? तो कुरु जनपद था, एक पांचाल जनपद था, तो इन दोनों का संबंध है जो हरियाणा से रहा है। मेरठ, दिल्ली तथा थानेसर में कुरु महाजनपद अवस्थित था। महाभारत काल में इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। तो यह कुरु जनपद के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम मौर्य काल पर। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में है जो हिस्ट्री चल रही है। वैसे मौर्य से पहले कुछ और शासक भी आए थे, परंतु हम हरियाणा हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जो सीधा है वो मौर्यों का शासन आया था। तो जो मौर्य शासक थे वो, जो उनका प्रमुख शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और जो इसका जो एक प्रमुख था, यहां पर हमने नाम सुना है कौटिल्य या चाणक्य, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो वो इसके दरबार में रहता था, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के। और जो मौर्य काल है वंश था, तो उसने इससे पहले जो भारत में था नंद वंश, जो विभिन्न राजा थे जैसे महापद नंद, तो इन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यह लगभग 322 ईस्वी पूर्व के समय की बात है, जिसके अधीन हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल था। इसके प्रमाण अंबाड़ा में स्थित अंबाड़ा में टोपरा स्तंभ लेख पाया गया है। सम्राट अशोक ने थानेसर में एक बुद्ध स्तूप बनवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। तो अशोक के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध भी था, जिस युद्ध को हम कलिंग विजय के नाम से जानते हैं। उसके बाद है जो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उसके बाद धम्म के मार्ग पर चलने लगा था। और जो ये मौर्य वंश है ना, तो जो वर्तमान समय भी जो मौर्य गोत्र के लोग हैं वो हरियाणा में रहते हैं। तो एक कवि है विशाखा दत्त, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है मुद्रा राक्षस, जिसके अनुसार है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मुर्रा नाम की शूद्रा स्त्री का पुत्र था। आगे चलते हैं। अब आता है यौधेय काल। मौर्य साम्राज्य के बाद यौधेय गण की आविर्भाव हुआ। तो मौर्यों के बाद आए हरियाणा में यौधेय गण की स्थापना यौधेय ने की, जिनका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। इसके अतिरिक्त इसका उल्लेख महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है वो महाभाष्य। तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है महाभाष्य महर्षि पाणिनि की। उसमें भी है जो यौधेय जो वंश है उसका उल्लेख मिलता है। एक प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ शिलाभिलेख। तो यह पूछा जाता है कि निम्न में से यौधेय गण जो राज्य है उसका वर्णन है या किस अभिलेख में मिलता है? वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जिसकी राजधानी प्राकृतिक नाक या नौरंगाबाद में थी।
यह पूछना चाहता है कि प्राकृतिक नाग किसका नाम है, तो वो नौरंगाबाद का है। भिवानी जिले में स्थित नौरंगाबाद से मिले सिक्कों पर लिखा है योधयाना बहुधान्य, जिसकी क्या लिपि थी, वो ब्रह्मी लिपि थी। तो इनके सिक्कों पर क्या अंकित था, योधयानाम बहुधान्य। इनकी राजधानी क्या थी, प्राकृतिक नाग और नौरंगाबाद जो भिवानी में स्थित है। और यह सब हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता लगा है। उसके बाद आता है अग्रकाल, बरवाला एवं अग्रोहा से प्राप्त सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि हिसार अग्र गणराज्य था। यानी अग्रजन थे जो, उनका गणराज्य क्या था, अग्र से अग्रोहा पड़ता, तो उनका क्षेत्र था अग्रोहा, जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। इसका उल्लेख क्या है, अष्टाध्यायी बोधायन के स्तोत्र सूत्र एवं पतंजलि के महाभाष्य में भी है। जो अष्टाध्यायी वो किसकी रचना है, पाणिनि की। बोधायन जो बुद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है। पतंजलि की पाणिनि जो पतंजलि की जो महाभाष्य है उसमें भी इसका वर्णन है। इस गणराज्य पर महाराज अग्रसेन का शासन था। तो जो अग्रोहा है वो किससे संबंधित है, महाराजा अग्रसेन से भी संबंधित है। चलते हैं, अब आ गया एक कुणित गण। प्राचीन काल में कुणित भी एक महत्वपूर्ण गणराज्य था। और जो अग्रजन है, ये माना जाता है कि जो अग्रजन है उनकी जो व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक थी। जो कुणित गणराज्य है, जहां तक कुणित गणराज्य हरियाणा प्रदेश का संबंध है, एक छोटा सा क्षेत्र अंबाला जिले का ऊपरी भाग ही इस गणराज्य के अंतर्गत आता था। कुणित गणराज्य के अंतर्गत केवल हरियाणा का जो अंबाला है वही आता था। कुषाणों की दास्ता के विरुद्ध कुणित गण ने योद्धा गण के साथ मिलकर संघर्ष किया। डॉक्टर अल्लेकर के अनुसार योद्धा गण के सिक्कों पर जो द्वि शब्द अंकित है वह कुणित और योद्धा गण की मिलने को दर्शाता है। यानी इनके सिक्कों पर द्वि मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि जो योद्धा गण थे और कुणित थे, इन दोनों ने साथ मिलकर है जो कुषाणों का सामना किया। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण वंश नहीं है। तो इसी के साथ हमारी जो हरियाणा जीके की जो हिस्ट्री की आज की जो वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। कल इसका एक अलग पार्ट लेकर आएंगे जिसमें गुप्त काल से मध्यकाल की शुरुआत तक के शासनकाल के बारे में बताया जाएगा हरियाणा के इतिहास में। तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।